हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत। हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं का जो बोर सिद्धांत है उसमें 3-4 चीजें हमको निकालना है। ये सिद्धांत या ये सिद्धांत यही परिकल्पना देता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस स्थायी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, वो इलेक्ट्रॉन किस वेग से गतिमान है, उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की कोई ऊर्जा कितनी होगी। ये सारी चीजें हमको जानना है। अब जरा जानने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, देखो भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं स्थायी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, स्थायी कक्षा की त्रिज्या, और ये त्रिज्या किन किन बातों पर निर्भर करेगी। किसकी त्रिज्या निकालना है हम लोग, हाइड्रोजन के जैसे कोई भी परमाणु है उसमें स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान मान लीजिए कि m है, उस पर आवेश E होता है, वो अपनी स्थायी कक्षा में v वेग से गतिमान है या v वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है, नाभिक पर आवेश Zd कहलाएगा और Z यहाँ पर 1 माना जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे की बात कर रहे हैं हम। फिलहाल यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन v वेग से कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, ये त्रिज्या हो गई स्मॉल r। ये स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब आप एक बात बताइए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो वृत्तीय पथ पर चलने के लिए प्रत्येक कण को या इलेक्ट्रॉन को एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी। और वो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा, वो अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक, इन दोनों के बीच। भाई इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है, नाभिक पर धन आवेश रहता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाएगा अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल ही वैद्युत प्रतिकर्षण बल अभिकेंद्र बल को प्रदान कर देगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अभिकेंद्र बल जो है वो वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। अब अभिकेंद्र बल हम जानते हैं mv²/r होता है और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल 1/4πε0 q1 q2/r², यही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो mv² बराबर एक r से एक r अगर हम काट देते हैं तो ये बन जाएगा Zd²/4πε0 × r। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। जहाँ कोई डाउट हो तो बता देना। अच्छा, अब बोर का परमाणु मॉडल में जो परिकल्पना है वो क्या कहता है कि जो कोणीय संवेग होता है mvr वो nh/2π के पूर्ण गुणज होता है। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 को समझ लेते हैं जरा अच्छे से। समीकरण 2 का कर देते हैं हम वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा m²v²r² और बराबर में आएगा ये n²h²/4π²। समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, mv² इधर पे भी भाग दे देते हैं, Zd²/4πε0 × r। n से m कट गया, v² से v² कट गया, क्या बचा mr² बचा। यहाँ पर कितना ही बचा। और देखिए ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ε0 r ऊपर चला गया, n²h²ε0 r और नीचे क्या बचा, पाई बचा, z बचा, e² बचा, एक r से एक r कैंसिल हो गया, एक r बचा, m नीचे चला जाएगा, n²h²ε0 m पाई Zd² हो गया। और देखिए r बराबर n² h∈0 बटे m पाई Zd² हो गया। ये आ गई स्थायी कक्षा की त्रिज्या। किसी भी स्थायी कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या होती है h², कोई बात नहीं, स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या होती है
वह मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मुख्य क्वांटम संख्या को जैसे जैसे बढ़ाएंगे त्रिज्या उसी हिसाब से काफी बढ़ती चली जाएगी। पहली कक्षा की त्रिज्या देखेंगे 1 का वर्ग कहलाएगा, दूसरी कक्षा की त्रिज्या 2 का वर्ग 4 गुना हो जाएगी, तीसरी में 9 गुना हो जाएगी, चौथी कक्षा में 16 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। ऐसे क्वेश्चन लगा के हमने क्यों रखा, क्योंकि एच प्लांक रहतांक के फिक्स मान होता है, एफ साइलेंट नॉट फिक्स मान होता है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, पाई फिक्स है, जेड फिक्स है, ई फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है। तो डिपेंड करेगा तो सिर्फ किस पे करेगी त्रिज्या, केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर, कि पहली कक्षा की बात चल रही कि दूसरी कक्षा की, तीसरी कक्षा की, किस कक्षा की बात चल रही है। जिस कक्षा की बात चल रही है उतने के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो ऐसे मिलता है स्थायी कक्षा की त्रिज्या। फिर आगे चल के अभी हम वेग निकालते हैं, ठीक है।